आप सुन लें, जो आज हमारी एयरवाई की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही हैं क्रिकेट पे, उसमें उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त एक छोटा सा पैकेज बनाया है हमारे सो कॉल्ड मौजूदा लेजेंड्स पे। जरा देखिए शुएब, यहीं से शुरू करते हैं। पहले बड़ी बहस चल रही थी पाकिस्तान में, फखर जमान को क्यों नहीं खिलाया, अच्छा रिकॉर्ड था सब कुछ। ये भी आपके सामने डेटा आ गया, किसी टीम के आगे छक्का भी नहीं लगा सके, लेकिन हमें जी वही लोग हैं। क्या लाडलों की क्रिकेट चल रही है, कोच की नालायकी है, क्रिकेट बोर्ड नहीं समझ पा रहा है इन कॉम्पिटिशन। इंडिया के आप लोग देखें, फिट भी हैं, फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं। व्हाई इज दिस हैपनिंग? पहली बात तो ये है कि अब शाहीन पूरी तरह फिट नहीं है। अब वो काफी अरसे से परफॉर्मेंसेस दे रहा था, लेकिन अब वो फिट नहीं लग रहा। 125 के ऊपर बॉल नहीं जा रहा। दूसरा, बाबर आजम की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम को आप जब तक एज ओपनर नहीं खिलाएंगे T20 फॉर्मेट में, तो वो नीचे किसी काम के नहीं है। बिकॉज उनका खेलने का स्टाइल है, वो उस तरह खेल ही नहीं सकते। ठीक है। एंड देन अगेन ये फॉर्मेट उनके लिए बना ही नहीं T20 क्रिकेट। अगर खिलाना ही था तो एज ओपनर खिलाते नीचे, तो देन ही इज नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू दैट। रन बॉल भी अगर खेलना था तो देन ही फाइंड्स डिफिकल्टी प्ले इन दैट नंबर। दूसरा, शादाब भी ही वाज वेरी अनयूजुअल चॉइस फॉर ऑल ऑफ सडन दैट वो आगे हैं। वो भी समझ नहीं आई। But again, having said that, I don't think we are compatible against India. India हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। और इसमें कसूर सबका है, मेरा भी है, क्रिकेट बोर्ड का भी है, सारों का है जी, पूरी कौम का ही है, मीडिया का भी है। हमने गलत स्टार भी पिक किए, गलत स्टार भी बनाए, और हमने क्रिकेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो ही नहीं दी, और सेंसेशन के ऊपर सिलेक्शन कर देते हैं, और उसके बाद फिर जब जो ही बड़ा मैच आता है। अब फैक्ट्री ऑफ बैटर्स, अगर इंडिया को जिस तरह एक ज़माने में कहा जाता था सना कि फैक्ट्री ऑफ बॉलर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, तो उनकी वही वाली बात आ जाती है कि बहुत से भी प्लेयर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हुआ, इफ़ नॉट मोर इक्वली टैलेंटेड। और खाली अब बैटर्स ही नहीं, जैनब बॉलर्स भी। आज बुमराह ने जो यॉर्कर कराया है, आप वो सिर्फ स्किल उनकी देखें कि नए बॉल से हमारे कितने बॉलर्स ने इस तरह से आउट किया। सो दोनों तरफ वो अपना काम कर रहे हैं, स्पिनर्स भी आ रहे हैं। लेकिन ईशान किशन का मैंने एक आध दिन पहले भी जिक्र किया था कि जितने भी यंगस्टर्स इनके आए हैं ना, शुभमन की भी बहुत हाइप है, ऑब्वियसली अभिषेक की भी बहुत हाइप है, ये कहीं ओवरशैडो हो जाते हैं। पर पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है, बिकॉज इनकी जिस तरह की एटीट्यूड है, फाइटिंग स्पिरिट है, और आज जिस तरह गेम अवेयरनेस इन्होंने दिखाई। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो पिच पे डिपेंडेंट होते हैं, इनमें से बहुत से वो वाले प्लेयर्स भी हैं, बट इनको अगर जो हफीज़ भाई ने बात की कि इस तरह की मुश्किल पिच के ऊपर 40 बॉल 70, इसीलिए ये मैच विनिंग स्कोर है। ये फ्लैट विकेट पे होता तो हफीज़ भाई भी कभी ये बात नहीं कर रहे होते। इस पिच के ऊपर जहाँ पर स्कोर करना मुश्किल था, इन्होंने पहले क्रीज को डीप इस्तेमाल किया, क्रीज को साइडवे इस्तेमाल किया, फिर साथ साथ डाउन द विकेट भी आए, पर इतना ही आए कि उसको शॉट चला ही नहीं, आके या रोक दिया या सिंगल कर दिया। तो ये सारी गेम अवेयरनेस थी ताकि बॉलर की लाइन भी डिस्टर्ब होती रहे और मुझे बैट बॉल भी बीच में मिलता रहे, क्योंकि जैसे हल्का सा निकलते थे, अगला बॉल थोड़ा शॉर्ट होता था, स्क्वायर ऑफ द विकेट ये रन ले लेते थे। तो इतना इनको गेम अवेयरनेस एट दिस लेवल, तो मुझे तो जितने इनके यंगस्टर्स हैं, मुझे तो ये बहुत पसंद है, और इनको मौका मिला है इस वर्ल्ड कप के अंदर, और मुझे लगता है कि ही इज़ द रियल फ्यूचर स्टार। मैं पहले भी बात की कि विराट कोहली से बोलने का स्टाइल, इनके दिखने का स्टाइल, इनके खेलने का स्टाइल, इम्पैक्ट, सब कुछ मिलता है। तो आई थिंक ही वुड बी। आपसे शुरू करता हूं, दो सवाल हैं। दुख बड़ा है कल की शिकस्त का। शुएब की आपने बातें सुनी, वो कहते हैं कि चीफ सेलेक्टर को भी फारिग करें, आप कोच को भी फारिग करें और माइंडसेट चेंज करें। आप मुझे बताएं पहले, क्या चीफ सेलेक्टर कोच फारिग होने चाहिए? देखिए, एक्चुअली ये देखें, हमेशा से ऐसे ही होता है कि जब भी डिबेकल होता है तो हम इनको हटाने की बातें करते हैं। मेरा तो सिर्फ एक ही मशवरा है, जो भी आप समझते हैं कि थिंक टैंक का हिस्सा बन सकते हैं इस मुल्क में, देख लें कौन कौन से ऐसे सीनियर एलिमेंट मौजूद हैं क्रिकेट के, उनको बुलाएं, उनको बिठाएं, और उनको एक पूरी क्रिकेट कमेटी का एक रूप देके उनको एक टास्क दे दें कि फॉर द नेक्स्ट 3 years आप हमें बताएंगे हमने करना क्या है। उसमें सारे प्रोज और कॉन्स डिस्कस हो सकते हैं, और फिर आगे जाके आपका लाहे अमल तैयार हो सकता है। हमने बड़ा कुछ देखा है, मेंटोर लगे, फलाने लगे। मेरी मेंटोर से बात हुई, वो कहते हैं हमारे से कोई पूछता ही नहीं था। मालिक भाई, वो मेंटोर्स ने क्या किया? उन्होंने तो कुछ नहीं किया। वो कहते हैं हमारे से पूछता कोई नहीं था।
नहीं नहीं, इसीलिए कि देखिए वो तो सिर्फ बैठ के 50 लाख रुपए लेके चले गए हर महीने के, वो उसको इशू नहीं है। देखिए पैसा इज नो इशू, जितना मर्जी क्रिकेटर्स को मिले अच्छा है, लेकिन जो सिस्टम को बनाना है ना, इंडिया कामयाब क्यों है, उसका एक सिस्टम बहुत मजबूत बना हुआ सर ये बताएं, कल टीम हारी है कि पीसीबी हारा है? बिकॉज ये जितने आप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बता रहे हैं तो पीसीबी के प्रॉब्लम है। देखिए मालिक साहब, हम तो हमेशा पीसीबी ही तो हारता है, और कौन नहीं, कौन। देखिए ना, चेंजेस ही हो जाती है ना। आपने अभी तक मुझे बताएं कि हमारी इससे पहले भी बहुत सारी शिकस्तें हुई हैं, इसके बाद चेंज क्या हुआ? क्या कोई चीज, कोई ऐसा कॉन्क्रीट काम हुआ? अभी भी आपका जो सिलसिला है वो पैरेलल सिस्टम पे चल रहा है। पीसीबी सब कुछ चलाता है, एसोसिएशंस कुछ भी नहीं करती, तो फायदा क्या है ऐसे सिस्टम का जिसमें आपस में कोई मिलाप ही नहीं है, नुमान, जिसमें आप एक दूसरे को ट्रस्ट डेफिसिट है। डॉक्टर नुमान, योर 2 मिनट्स, मुझे ये बताएं कि कल कौन हारा है? पीसीबी की नाकसमली हारी है, टीम हारी है, कि जो लाडलों का सिलसिला है, बाबर आजम पता नहीं क्यों खिलाते रहते हैं आप, उनका हमने रिकॉर्ड भी अभी चलाया है, 8 की एवरेज रही है इंडिया के खिलाफ, किसी बड़ी टीम के आगे एक छक्का नहीं मारा उन्होंने सारी पिछले पता नहीं कितने अरसे में। क्या ये लाडले हमें हरा रहे हैं कि हमारी बैड मैनेजमेंट हरा रही है? भारत से हारने के बाद पाकिस्तान में हो हल्ला मचा हुआ है, सब कह रहे हैं कि इसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे। एक शो पे तो बाकायदा पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने ये बोल दिया कि ये रॉ की साजिश है। एनीवेज, ये तो क्या कहते हैं, मतलब ब्लेम करने वाली बात है कि हर चीज़ पे कुछ भी होता है, वहाँ पे सुई भी गिरती है तो उस पर बोल देते हैं कि भारत की साजिश है। पर एक बात वो पते की कर रहे हैं, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि उस्मान तारिक को उन्हें और पहले लाना चाहिए था बॉलिंग में। ये बात मुझे भी हजम होती है कि उनका एक मिस्ट्री स्पिनर उनके हिसाब से जो है वो उसको पहले ट्राई करते हैं, पर वो उसको डिफेंसिव मोड में लेके जा रहे थे कि हम पहले लेकर आएँ और उस पर रन्स पड़ जाएं, ईशान किशन उस पर रन मार दे, तो फिर इनके लिए कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उससे उनको 4 ओवर कराने थे। एक तो ये स्ट्रैटेजी थी। दूसरा, वो ये भी सोच रहे थे कि क्यों ना हम उसको डेथ ओवर्स में लेकर आएँ, जब बैट्समैन रन मारने जाएगा ही जाएगा, वहाँ पर हमें विकेटें मिलेंगी, क्योंकि सारे बैट्समैन उसको खेल पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सो दिस वाज द ओवरऑल प्लान। दो ये वाला प्लान उनका वर्क किया, उसने 4 ओवर में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 24 ही रन दिए 175 में, जहाँ पे कि ऑलमोस्ट 9 के रन रेट से रन बन रहे हैं, उसने सिर्फ 6 की इकॉनमी से रन दिए। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ एक बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर टीम को तो उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना। पाकिस्तान को ओवरऑल उस्मान तारिक के 4 ओवरों में 24 रन देने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, स्कोर तो फिर भी 175 हो गया, राइट, और टीम हार गई। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ज़्यादा दिखी जाती है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आज उनके क्रिकेट का ये हाल है। अगर आपको याद हो तो सौरव गांगुली के समय में भारत की टीम एक बार तो लगातार 23 फाइनल हार गई थी। वो इसीलिए होता था कि उस समय जो प्लेयर्स थे, अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, पर उस समय जो प्लेयर्स थे वो रिकॉर्ड्स के लिए ज़्यादा खेलते थे। उनके रिकॉर्ड्स में दिखता कि इस प्लेयर ने इतनी सेंचुरी मार दी, इतने हाफ सेंचुरी मार दी, और इस वजह से टीम को कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता था। आज की डेट में वो ट्रेडिशन जो है, वो कस्टम अब ख़त्म हो चुका है। अब कोई ये बात नहीं करता कि किसने कितनी हाफ सेंचुरी मारी है और कितनी सेंचुरी मारी है। अब सिर्फ ये बात होती है कि टीम को जब ज़रूरत थी तो कौन सा प्लेयर काम आया और किसने